आपको जानकारी दिया था समीकरण के विषय में। ठीक है, अब आगे देखिए, आप एक बात बतानी है, युगपत समीकरण। अब आप यहाँ देखें, इधर युगपत समीकरण, यह भी आप जान लीजिए, अभी सुना होगा आपने युगपत समीकरण। ठीक है, यह भी आपको जानकारी दी जा रही है, क्योंकि पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या पाठ का नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो कभी आपने नाम सुना होगा युगपत समीकरण का, सुना होगा ना, दो ऐसे समीकरण, दो ऐसे समीकरण, क्या लिखा है? समीकरण जिसमें दो अज्ञात राशियां, ठीक है, क्या कहलाता है? युगपत समीकरण कहलाता है। सब नोट कर लीजिएगा, अच्छा, तो आपको याद रहेगा। ठीक, अब आप जब पिछली कक्षा में सवाल लगाए होंगे, समीकरण हल किए होंगे, यदि नहीं हल किए हैं तो आप अब हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जब आपके पास दो समीकरण जैसे इस प्रकार के हैं, 2x + y = 5 और ये लिख दिया हमने 3x - 2y = 2, कितने समीकरण हो गए? ये दो समीकरण हो गए। ठीक है, तो पहले समीकरण की हम बात करेंगे। अच्छा, क्या बात करेंगे? या हम आपसे पूछेंगे कि आप बताइए ये समीकरण है कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ है। हम कहेंगे क्यों है? क्योंकि आप देख लीजिए, चर और अचर, भैया ये चर वाला है या ये भी चर वाला है। ठीक है, चर हो अचर हो, ठीक है, जब आप चर और अचर राशियों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग देंगे, गुणा करेंगे, तो कुल मिलाकर के जो बना हुआ है पद है ना, ये इधर बाएं पक्ष में जो पद ही तो है, ये इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं, तो ये आपका बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अब दो बीजीय व्यंजकों का ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर बराबर चिन्ह से क्या हो रहे हैं? पृथक हो रहे हैं। देखिए, ये बराबर निशान लगाने लगा हुआ है। बराबर के निशान से आप देख रहे हो कि इधर जो क्या नाम है, बीजीय व्यंजक है, ठीक है, वो पृथक है कि नहीं? तो कुल मिलाकर के आपका ये पहला समीकरण बन गया। ये कौन सा है? आपका दूसरा समीकरण बना। ठीक है, दिए हुए हैं मान लीजिए कहीं। ठीक, अब आप इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो हल करने की आपकी किताब में दो विधियाँ हैं। एक कौन सी विधि है? एक है आपकी ग्राफ विधि। कौन सी विधि है? ग्राफ विधि। इन दोनों समीकरणों में आप देखिए, अज्ञात राशियां दो हैं। कितनी अज्ञात राशियां हैं? दो। कौन कौन? x और y। x का मान भी आपको निकालना है, y का मान भी निकालना है। ठीक है, ये आपको पहले से मालूम होगा या नहीं मालूम तो अब मालूम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के दो अज्ञात राशियां जो दी गई हैं, उनका मान प्राप्त करने के लिए दोनों समीकरणों को आपको हल करना पड़ेगा। तो एक विधि तो आपकी कौन सी है? ग्राफ विधि। ठीक है, ग्राफ विधि से अचर, क्या नाम है, ग्राफ विधि से अज्ञात राशियों के मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा बताइए, जो पहला समीकरण है उसके कितने हल होंगे? भाई, अगर पहले की आप बात करोगे तो उसके तो अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, हमको बात करनी है किसकी? दोनों की बात करनी है। दोनों में देखेंगे अज्ञात राशियाँ x और y हैं। इन्हें हल करने के लिए आपको ग्राफ विधि पढ़नी पड़ेगी। और एक विधि और है, बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय है ना विधि। ठीक, तो बीज गणितीय विधि द्वारा भी आप इन दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो कितनी विधियां हैं समीकरणों को हल करने की? केवल दो विधियां, ग्राफ विधि और बीजगणितीय विधि। ठीक है, अब आप समीकरण एक में देखें। अच्छा बताइए आप, समीकरण एक आपका रैखिक
समीकरण है कि नहीं, और दूसरा वाला भी रैखिक समीकरण है। समीकरण दो हैं लेकिन दोनों रैखिक समीकरण हैं। ठीक, तो दोनों को हल करने के लिए ग्राफ विधि का इस्तेमाल करेंगे या बीजगणितीय विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो बीजगणितीय विधि में विलोपन विधि एक विधि हल, इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी है प्रतिस्थापन, ठीक, और तीसरी है वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बीजगणित वाली विधि में कुल 3 भाग बताए गए हैं। आप चाहे प्रश्न को या समीकरण को विलोपन विधि से हल करें, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें या वज्रगुणन विधि से हल करें, ये बीजगणितीय विधि ही मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर के समीकरण हल आप कैसे करेंगे ये आपको पढ़ना पड़ेगा, दोनों विधियाँ पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब आप आइए अपनी किताब से। कभी कभी आप देखे होंगे कि रैखिक समीकरण बनाना पड़ता है, दिए नहीं रहते हैं। क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ेगा आपको। अगर प्रश्न दिया हुआ है तो उसको पढ़ करके रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए प्रश्न अपनी किताब का क्वेश्चन नंबर 1, किताब है ये आपकी प्रश्नावली 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है? क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। लीजिए, आप देख रहे हो ना, इसमें रैखिक समीकरण आपको बनाना पड़ेगा, पढ़ करके रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा। इसमें कौन कौन है? आफताब है और आफताब की पुत्री है, 2 लोग हैं। ठीक है, तो क्या करना है? इसको बीजगणितीय रूप और ग्राफी रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक, अब कैसे व्यक्त करेंगे, ग्राफी रूप में या बीजगणितीय रूप में? ठीक, ये एक समस्या हो गई। समस्या को ही तो हमें बताना है जिससे आपको आने लगे, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यदि आप एक सवाल समझ गए, ठीक, तो आप जान लीजिए सवाल को पढ़ करके बीजगणितीय रूप आप दर्शा लेंगे। हल तो कर ही लेना होगा, आपको हल आ जाएगा। लेकिन समस्या सारी यही है कि आप कथन को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लें। तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना कथन को आना चाहिए हर बालक को या बालिका को। तो कथनों का बीजगणितीय रूप आपको समीकरण द्वारा व्यक्त करना पड़ेगा। ठीक, तो आप देखिए कैसे व्यक्त करेंगे। अब आप देखेंगे प्रश्न में दिया गया है 7 वर्ष पूर्व, तो कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो लिखेंगे आप एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। माना, क्या माना? आफताब की आयु कितनी मान रहे हो आप? हम लिख लेते हैं, चलिए। अच्छा, X वर्ष है ना। अब आप X मानो, चाहे Y मानो, चाहे M मानो, चाहे A मानो, जो आपकी इच्छा हो वो मान लो। पुत्री की आयु क्या है? Y वर्ष। ठीक है, देखिए हमने आफताब की भी मान लिया, पुत्री की भी मान लिया। ये वर्तमान आयु है। कौन सी आयु है ये? वर्तमान आयु। अच्छा, यहाँ लिख सकते हैं आप वर्तमान आयु। ठीक है, आफताब की X वर्ष, पुत्री की Y वर्ष। ठीक, अब आप देखिए प्रश्न में लिखा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। अभी तो उम्र वर्तमान में X है, और 7 साल पहले क्या रही होगी इनकी, आप खुद समझ सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब 7 वर्ष पूर्व देखिए, आफताब की आयु क्या लिखेंगे आप? X-7। भाई जैसे आप समझ रहे हो, अभी हमारी उम्र मान लीजिए 20 साल है, तो 7 साल पहले कितनी रही होगी भाई? 13 साल रही होगी। ठीक है, तो वर्तमान से पूर्व की क्या करेंगे? घटा देंगे 7 साल पहले।
की बात हो रही है तो वर्तमान है मान लीजिए 20 और 7 साल पहले की बात हो रही तो 13 वर्ष तो रही होगी भैया 7 साल पहले। तो वर्तमान में यक्स है, 7 साल पहले की बात करेंगे तो यक्स -7 हो जाएगा। अब यक्स से 7 क्या घटेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये चर है और ये अचर है, अर्थात सजाती नहीं है, कुल मिलाकर के घटेगा नहीं। यही आपका उत्तर आएगा, अर्थात यही वर्ष में आफ्ताब की आयु हो जाएगी। अब पुत्री की क्या होगी? पुत्री की आयु भाई y-7, जैसे आप आफ्ताब की लिखे हैं वैसे पुत्री की लिख लें। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व आयु पता हो गई आफ्ताब की और पुत्री की। अब प्रश्न कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे कह रहा है? आफ्ताब, पुत्री से। तो आफ्ताब की आयु कितनी है? प्रश्नानुसार लिख देंगे आप x-7, इधर लिखेंगे y-7। अब आप बताइए जो x-7 आपने लिखा है किसकी आयु? आफ्ताब की। y-7 किसकी है? ये है पुत्री की। ठीक है, तो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पिता कहता है आफ्ताब पुत्री से कि 7 साल पहले मैं, अर्थात ये, तुमसे, अर्थात इससे, कितनी गुनी आयु का था? 7 गुनी, मतलब ये 7 गुना था 7 साल पहले। ठीक है, तो अब आप बताइए हमको यहाँ पर बराबर का निशान लाना पड़ेगा। ठीक, बराबर का निशान आएगा तभी हमारा ये समीकरण बन पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करें भाई, 7 गुना पिता की आयु थी तो हमको लगता है 7 का अगर इसमें गुना कर दें, किसमें? पुत्री वाले में, तो हमको लगता है दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 7 का गुणा हमने किस में किया? पुत्री वाली आयु में किया। ठीक है, आफ्ताब वाली अर्थात पिता वाली आयु में नहीं किया। क्यों? क्योंकि यदि पुत्री की आयु में 7 का गुणा कर देंगे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो इसीलिए बराबर का निशान लग जाएगा। जब बराबर निशान लग जाए तो आप जान रहे हो कि ये समीकरण बन गया भाई। अब इसको सरल कर लें, x-7 बराबर 7 का इसके अंदर गुणा कर लो। ठीक है, क्योंकि ये गुणा ही है। अच्छा, कोष्टक के बाहर जो लिखा गया है ये 7 गुणा ही है। अच्छा, गुणा लगा के 7 लिख देते आप, चाहे आप पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, बात वही है। अच्छा, तो 7y-49 है ना, यहाँ एक तो मानेंगे, 7 एकम 7y, ऋण लगा दिया, 7-7-49। अब आप खुद समझ रहे होंगे कि भैया चर एक तरफ कर लें और चर एक तरफ कर लें, कोई दिक्कत? तो लिख लीजिए, आगे देखिए x लिखा है, ये 7y धन में ऋण में, धन में, ये धन है ना इधर, तो जब ये धन में, तो जब इधर आएगा ये तो ऋण में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा ना बराबर, जब ये इधर आएगा बाएं तरफ तो 7y। ठीक, बराबर ऋण 49 इधर बचा और ये वाला ऋण 7 बराबर के दूसरी तरफ कर दें तो ये धन 7 हो जाएगा, क्योंकि ऋण चिन्ह है ना, तो दूसरी तरफ जाएगा धन हो जाएगा भाई, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अर्थात चर एक तरफ हो गए और चर एक तरफ हो गए, कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब आप बताइए दोनों के निशान कैसे हैं? अलग अलग हैं, एक में धन है एक में ऋण लगा हुआ है। तो जब निशान अलग अलग है, प्लस माइनस है, तो घटेगा कि जुड़ेगा? भाई ये असमान चिन्ह है तो असमान चिन्ह घटेंगे ना, तो 49 साल घटा लो, कितना बचेगा? 42। ठीक, चिन्ह कौन सा लगेगा? जिसका चिन्ह बड़ा हो। भाई 49 का चिन्ह ही तो बड़ा माना जाएगा, भाई 49 ज़्यादा है तो ये बड़े माना जाएगा, तो माइनस लगा दिया। तो कुल मिलाकर x-7y बराबर ऋण 42। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x-7y प्लस 42 बराबर 0, कोई दिक्कत? ऋण इधर ले आइए, ऋण 42 धन 42 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस प्रकार हमने एक समीकरण बना लिया। ठीक है, अब आप खुद समझ रहे होंगे कि अगर समीकरण बन जाए तो आगे बात बने, तो समीकरण तो बन गया भैया पहला। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण प्राप्त हो गया। अब आप देखिए ज़रा, ये इस प्रकार है क्या? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है ना, ये आपका रैखिक समीकरण है ना, 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण ये भी तो है, और 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण ये भी है। तो आप जान रहे हो कि a का मान क्या है 1, b का मान क्या है ऋण 7, c का मान क्या है धन 42, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, x का गुणांक a होगा, y का गुणांक ऋण 7 है,
है ना। तो y का गुणांक क्या है? ऋण 7। x का गुणांक क्या है? 1। तो a का मान अगर तुलना की जाए तो बता, अच्छा a का मान क्या है? 1 है। b का मान क्या है? ऋण 7 है। c का मान क्या है? भैया 42 है 42 की नहीं। तो कुल मिलाकर a b c के मान मालूम हो गए कि नहीं मालूम हो गए। अगर ये पहला समीकरण है तो आप कहते हैं ये a1 b1 c1, तो क्या होगा? a1 b1 c1, कोई दिक्कत? परंतु यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी। बस अगले सवालों में, अगले पाठ में, अगले एक्सरसाइज में। अब आप आइए इसी का आगे का भाग। अब फिर लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद की बात होने लगी तो लिख देंगे आप पुनः प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद। ठीक, अभी पूर्व की बात थी, अब किसकी बात हो रही है? 3 वर्ष बाद। अच्छा बताइए, 3 वर्ष बाद में से मान लीजिए अभी आयु 20 साल है, 3 साल बाद क्या होगी भैया? 23 साल। 3 जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के आफताब की वर्तमान आयु क्या है भैया? x माना है आपने, आफताब की आयु, ठीक है। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? x+3। और पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? y+3। बोलिए ठीक है। अब फिर देखेंगे जो प्रश्न कह रहा है, ठीक, क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर लिख देंगे x+3 और y+3। भैया ये पिता है और ये पुत्री है, मतलब ये पिता की आयु है, ये पुत्री की आयु है 3 साल बाद की, है ना। आफताब की है, ये आफताब की पुत्री की है। तो कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आप देख रहे हो कि इस बार ये 3 गुनी आयु का रह जाएगा आफताब। तो हम 3 का गुणा कहाँ करें? पुत्री वाले में करें तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बराबर आ जाएगा। अब बराबर चिन्ह की हमें आवश्यकता है क्योंकि बराबर चिन्ह लगेगा तभी तो समीकरण बनेगा। तो x+3 बराबर 3 का गुणा कर दो 3y+9, ठीक है। तो x-3y बराबर 9-3। आप देख रहे हो ना, +3y इधर आ गया, +3 इधर चला गया। तो x-3y बराबर कितना बच्चा? 6 क्यों बचा? क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, घट जाएगा ना, चिन्ह अलग अलग हैं तो प्लस तो रहेगा 6। अब प्लस आप इधर ले आएंगे तो x-3y-6 बराबर 0। बताओ अच्छा भैया सेकंड समीकरण बना कि नहीं बना? इसी प्रकार ये आपसे कहा जाए कि दूसरा समीकरण है तो a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो कुल मिला के आप देखोगे ना, a2 का मान क्या है? 1, b2 का मान क्या है? ऋण 3, c2 का मान क्या है? ऋण 6। तो इस प्रकार a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये भी आपको पता हो गया। तो कुल मिलाकर के हमने कितने समीकरण बना लिए? 2 समीकरण बना लिए। अर्थात हमने 2 समीकरण बना लिए। तो ये दोनों समीकरण क्या है? यही आपके बीजगणितीय रूप हैं, ठीक है। तो आप बताइए, आपको आ गया होगा बीजगणितीय रूप आपको बनाना आना चाहिए अनिवार्यतः, ठीक है। शेष अगले उसमें। धन्यवाद।